वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। पंचतत्व ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th हाउस की विषय में चर्चा करेंगे। 12th हाउस जो है वो उस हाउस की चर्चा करने से पहले मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में एक कहानी से शेयर करना चाहूँगा। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो एक रास्ते से गुजरता है। वहाँ उसको एक मछुआरा दिखता है और उस मछुआरा जो बहुत ही गरीब है और जो उसकी हैसियत है वो उससे काफ़ी कम है। वो जब उसको देखता है तो उस मछुआरे के हाथ में एक बड़ी सी मछली होती है, जिस मछली को पकड़ के वो बहुत खुश होता है। ये खुशी देखकर वो व्यक्ति ये सोचता है कि क्यों ना मैं ये जो मछली है जो इस मछुआरे ने निकाली है ये मेरी ही हो जाए। तो वो व्यक्ति उस मछुआरे की मछली जो है वो ज़बरदस्ती उससे छीन लेता है। अपने बल का प्रयोग करते हुए ज़बरदस्ती उस व्यक्ति से वो मछली छीन लेता है। अब जैसे ही वो उसको छीन के जा रहा होता है तो वो मछली उसके अंगूठे पर काट लेती है। जब वो मछली उसके अंगूठे पर काट लेती है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरे हाथ में मेरे अंगूठे पर मछली ने काट लिया है। डॉक्टर उसके हाथ में उसके अंगूठे पर पट्टी कर देता है और उसको कहता है कि 3 दिन बाद आइए। वो 3 दिन बाद जाता है तो जख्म हरा का हरा रहता है, जख्म नहीं भरता। तो डॉक्टर कहता है कि अब इस अंगूठे को हमें काटना पड़ेगा। अंगूठे को काट के फिर दोबारा से मरहम पट्टी करता है और कहता है 4 दिन बाद आना। 4 दिन बाद आता है। 4 दिन बाद भी वो जख्म हरा का हरा ही रहता है। अब डॉक्टर उसको सलाह देता है कि आपकी कलाई को हमें काटना पड़ेगा वरना ये जो जहर है पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब उसकी कलाई काटने के बाद उसकी मरहम पट्टी करके डॉक्टर भेज देता है और कहता है 4 दिन बाद दोबारा आकर दिखाना। 4 दिन बाद जब वो व्यक्ति आता है तो फिर दोबारा से उसका जख्म हरा होता है और दोबारा वो व्यक्ति उसको कहता है, डॉक्टर कहता है कि अब हमें हाथ आपकी कोहनी तक काटना पड़ेगा वरना जो जहर है वो पूरे शरीर तक फैल जाएगा। ऐसे करते करते उसका जख्म जो है वो हरा का हरा रहता है, वो भरता नहीं है और उसका पूरा हाथ काट दिया जाता है। तो फिर कोई एक व्यक्ति उसको कहता है कि क्या तुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया है, क्या किसी की बद्दुआ तो तूने नहीं ले ली है, तो जाकर एक बार सोच कि तेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो उसने कहा कि हाँ, मैं रास्ते से जा रहा था, एक मछुआरा मुझे मिला और वो मछुआरा मुझसे बल और धन के मामले में मुझसे काफ़ी कमज़ोर था। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती अपने बल प्रयोग से उससे मछली हथिया ली थी और उसी मछली ने मुझे काटा था। तो वो व्यक्ति उसको कहता है कि जाओ उस मछुआरे के पास और उससे माफ़ी मांगो। वो मछुआरे के पास जाता है तो वो कहता है भाई तूने ऐसा क्या कर दिया मेरे साथ, देख मेरा हाथ ही नहीं रहा और कहाँ मैं दोनों हाथों से अपने बल का प्रयोग तेरे ऊपर कर रहा था और आज सिर्फ मेरे पास एक ही हाथ रह गया। ऐसा क्या तेरे पास जादू है जो तूने मेरे ऊपर कर डाला है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने ये जादू नहीं करा, मैंने सिर्फ यही भगवान से कहा कि जिस तरीके से ये मुझ पर बल दिखा कर गया है अपना, इस पर आप अपना बल दिखा दीजिए। तो बस भगवान ने मेरी सुन ली और जो बल तुमने मुझ पर प्रयोग करा था वही बल भगवान ने तुम पे बल प्रयोग करा है। तो इससे हमें ये कहानी से सीख मिलती है, जो कर्मों का फल है वो हमेशा हमें भोगना पड़ता है। कर्म फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो 1st हाउस से लेकर 11th हाउस तक हमने सफ़र तय कर चुके हैं। 11th हाउस तक हमारा जो फल है वो कर्म फल पर ही आधारित है।
जिसमें हम स्वयं से, परिवार से, भाई बहनों से, माता से, संतान से, मामा से, पत्नी से, ससुराल से, पिता से, पिता के धन से, या हमारे जो बॉस हैं उनसे, और बड़े भाई बहनों से जुड़े हुए हैं। और अब जाकर ये जो कर्म हैं, ये जो कर्म हम काट चुके हैं, ये सारी ही कर्म, तो अब जाकर ये 12th हाउस जो है, ये 12th हाउस इस कर्मों की एंडिंग का हाउस है। यानी कि ये 12वां हाउस आइसोलेशंस का हाउस है, एक अलगाव का हाउस है। यहाँ से हमारे जितने भी कर्मों का लेखा जोखा सारा का सारा यहीं पर लिखा जाएगा। यहाँ से हम अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ को देखेंगे, हमारी जो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है उस सब चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए, जब भी हम कोई सपना देखते हैं तो सपने के अंदर बेशक चाहे हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा हो, हम बहुत खुश हों ज़िंदगी में, लेकिन हमारे सपनों के अंदर कभी कभी ऐसे भयानक सपने आ जाते हैं उस दौरान भी, या कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं और हम अपने आप को राजा बने हुए भी देख लेते हैं। तो जो सोल है, जो आत्मा है, वो सपने देखती है। जब हम अनकॉन्शियस स्टेज के अंदर, अचेतन मन के अंदर चले जाते हैं, जब हम निद्रा में होते हैं, तो हमारा जो मन है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो सबकॉन्शियसली जग जाता है, और वो जो सोल है हमारे अंदर, वो उस चीज़ को फील करती है। जो दुख या सुख जो भी चीज़ है उसको फील करती है। यदि हमारे ऊपर कोई पहाड़ गिर रहा है या हम कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो हम उस पूरे वाक़ये को देख सकते हैं। हम उसको गिरते हुए दर्द को और डर को महसूस करते हैं। हम वो खुशी भी महसूस करते हैं जो हमने कभी शायद नहीं, हमने उड़ते हुए भी अपने आप को देखा है, हमने अपने आप को गिरते हुए भी सपने में देखा है। जो हमारे साथ नहीं हुई ऐसी अनुभूतियाँ भी हम सपनों में देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा ही हमारे को वो अनुभूति देती है। 12th हाउस में हम इन चीज़ों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? 12th हाउस में हम इन चीज़ों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 12th हाउस है, यहाँ से एक तरह का रिलीजिंग पॉइंट है। यहाँ से हम लॉसेस को देख रहे हैं, यहाँ से हम आइसोलेशंस को देख रहे हैं, ऐसी जगह को देख रहे हैं जहाँ पर हम सिर्फ अपने से ही मिलेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे। सिर्फ हम अपने इनर में जाते जाएंगे तो हमें 12th हाउस के बैड इफ़ेक्ट्स को कभी भी सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर हम सिर्फ आउटर और फिज़िकल बॉडी के अंदर ही हम अपने आप के सुख दुख को देखेंगे तो हमें यहाँ पर लॉसेस, अलगाववाद और बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं 12th हाउस से रिलेटेड वो देखने को मिलेगी। जो ये त्रिक स्थान है 6, 8, 12 दोस्तानाज हाउस जिसे कहते हैं, इनका जो मालिक, इनका जो कारकत्व है जिनके पास में, वो है शनि। 6th हाउस के भी शनि, 8th हाउस के भी शनि और 12th हाउस के भी शनि। तो ये जो हाउस है ये एक ऐसा हाउस है जिसके अंदर आपको अपनी इनर सोल के अंदर जाना ही पड़ता है। आप अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे तभी आप जाकर इस 12th हाउस के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। 12th हाउस को पैरों की जो फीट हैं, हमारे जो पैर हैं हमारे, उसको भी बोला जाता है। और 12th हाउस को बेडरूम भी बोला जाता है। बेड की जो जगह है जहाँ पर सोते हैं। तो सोते हम सपनों में कब जाएंगे? जब हम सोते हैं। तो इसी वजह से इसको बेड की संज्ञा भी दी गई है, जो जहाँ पर हम सोते हैं, जहाँ पर हम विश्राम करते हैं, उसकी संज्ञा भी दी गई है। तो हम बेडरूम का विचार भी हम यहाँ से 12th हाउस से ही करेंगे। जो भी चीज़ आइसोलेटेड है, जो भी चीज़ हमें आउटर वर्ल्ड से अलग कर दे, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। चाहे वो समाधि, तपस्या आदि हो, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल बिलीफ, कोई भी देवी देवता की जब हम एक कुंडलिनी जागृत कर देते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी तपस्या या कोई भी ऐसे मंत्रोच्चारण करते हैं जिसमें रेचक कुंभक क्रियाओं के द्वारा हम कुछ ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जिससे कि हम
इनर सोल में जा रही हूँ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें ज़बरदस्ती आउटर वर्ल्ड से अलग कर दी जाए। अगर हम अपने इच्छा से जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम अपने सोल के अंदर चले जाएंगे, हम अपने सोल के अंदर आइसोलेट हो रहे हैं, हम बाहरी वर्ल्ड से आइसोलेट हो रहे हैं। हमें ये हाउस बुरा ही इसलिए लगता है क्योंकि ये हमें आउटर वर्ल्ड से या हमारी जो मेन जगह है उससे अलग कर देता है। यानी कि जहाँ पर हम बड़े हुए हैं, हमारे जो आसपास के दोस्त हैं, हमारे परिवार है, इन सब चीज़ों से, जो भी ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से ये हाउस अलग कर देता है। तो आप ये समझिए कि 12th हाउस इसीलिए ही बुरा माना जाता है। एक्चुअली में 12th हाउस बुरा नहीं है। अगर 12th हाउस की दशा चल रही हो और आप अपने इनर सोल को से मिलना चाहते हो तो इससे बेस्ट समय कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप आउटर वर्ल्ड के अंदर ही, आउटर इनर में नहीं जाना चाहते हो, आउटर में रहना चाहते हो, तो ये 12th हाउस की दशा जब चलती है या ये हाउस जब एक्टिवेट होता है तो आप देखेंगे कि आपको जेल, हॉस्पिटल, असाइलम जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना पड़ता है, क्योंकि जेल भी आपको इन सब परिवार लोगों और जो भी दोस्त, जो भी मित्र हैं, इनसे अलग कर देता है। हॉस्पिटल में भी यदि आप आईसीयू या हॉस्पिटल में हैं तो बहुत ही कम आपको आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन मिल पाता है। तो ये 12th हाउस बेसिकली जो है हाउस है वो हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल भी है और बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक भी है। अगर जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना चाहता है उसके लिए 12th हाउस थोड़ा सा कष्टदायक है, और जो यहाँ पर स्पिरिचुअली अपने आप को एनलाइटमेंट करना चाहता है उसके लिए ये 12th हाउस बहुत ही ज़्यादा लाभकारी भी है। 12th हाउस से हम फॉरेन कंट्रीज़ का भी विचार करेंगे, क्योंकि फॉरेन कंट्री बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बिल्कुल कट हो जाते हैं, अपनी रूट से कट हो जाते हैं, अपने लैंग्वेज, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने सब चीज़ें जो भी हैं उनको सबको छोड़ना पड़ता है। परिवार, धर्म, परिवार, जाति, लैंग्वेज, भाषाएं, इनको छोड़कर आपको 12th हाउस की तरफ जाना पड़ता है। तो ये 12th हाउस इसी वजह से यहाँ पर आप मान के चलिए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ से हम अपनी जो लेफ़्ट आई है उसका भी विचार यहाँ से करेंगे। अगर लेफ़्ट आई में कोई यहाँ पर कोई ऐसे सूर्य या चंद्रमा जैसे कोई भी प्लेनेट बैठ जाएं तो हमारी लेफ़्ट आई की जो नंबर है वो बढ़ सकता है, या लेफ़्ट आई में दिक्कत आ सकती है या चोट लग सकती है। तो यहाँ पर हम इस हाउस को देखते हैं और यहाँ से आप भावत भावम का अगर सिद्धांत लगाएंगे तो यहाँ से परिवार का जो आपके परिवार से ये 11th हो जाएगा, तो ये विशेज़, होप्स को देखेगा, परिवार के छोटे भाई के रेपुटेशंस को देखेगा, 10th हाउस हो जाएगा। वहाँ से मदर की एजुकेशन को देखेगा या मदर के स्पिरिचुअल बिलीफ को देखेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आप देखेंगे कि 4th से 9th हो गया, पंचम से अष्टम हो गया, तो 8th फ्रॉम 5th हाउस से 8th हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन, जॉइंट असेट्स और हिडन एजेंडा ऑफ योर चिल्ड्रन के बारे में हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से इजीली आप ट्रेस आउट कर सकते हैं, और इससे आपको और भी चीज़ें जानने की मिलेगी कि आपकी वाइफ का ये जो अगर आपकी वाइफ जो है वो, या आपके जो हस्बैंड हैं उनको अगर कोई बीमारी हो रही है या कोई डेप्ट है उनके ऊपर, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से उसका विचार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप भावत भावन के अनुसार आप लगा सकते हैं, सिद्धांत के अनुसार जो चल सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्लैनेट्स की बात करते हैं। प्लैनेट्स की बात करें तो देखिए, पहले तो चीज़ मैंने ये चीज़ बताई आपको कि ये हाउस जो है वो फीट और बेड को दर्शाता है। मान लीजिए यहाँ पर किसी का राहु बैठा है, राहु का रंग क्या है? नीला। तो राहु यहाँ पर अगर बैठा हुआ है तो उस जातक की जो चप्पल होगी या उस जातक के बेडरूम में
जो बेडशीट लगी होगी वो नीले कलर की होगी। जुपिटर है तो येलो कलर हो जाएगा, बुध है तो ग्रीन कलर हो जाएगा। तो ये आप मेरी कुछ मतलब मुझे ऐसा मैंने कई जगह पर लगाया है ये सिद्धांत, तो ये लगा है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी अगर इसके ऊपर थोड़े जानकर कमेंट करना, सब कुछ समझकर कि ऐसा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ वाकई में ये सिद्धांत भी लागू होता है। अगर यहाँ पर किसी का सूर्य बैठ जाता है तो क्या रिज़ल्ट देगा? अगर यहाँ पर किसी का सूर्य बैठेगा तो यहाँ पर लॉसेस ज़्यादा दे देगा, क्योंकि सूर्य जो होता है हर चीज़ को शो ऑफ कर देता है। अगर वो व्यक्ति जो खर्चे करेगा वो बड़े ही बिना सोचे समझे करेगा, दूसरे चीज़ों को दिखाने के लिए करेगा और शो ऑफ करने के लिए खर्चे करेगा, कि उसको बड़ी गाड़ी देनी है, उसकी मतलब वही चीज़ कह लीजिए आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सन इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता है। सन यहाँ पर हमेशा खर्चों को एक्सट्रीमली बढ़ा देता है। यहाँ पर अगर चंद्रमा हो तो जो उसके जो मूड हैं वो और इमोशंस हैं वो लॉस हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। यानी कि उसके इमोशंस और उसके जो पेन को, उसके जो दर्द को नहीं कोई समझ पाता जल्दी से। मतलब वो अगर वो किसी के सामने रोएगा भी तो वो उसका फुलफिल नहीं रहता। वेस्टिंग ऑफ, लॉस ऑफ इमोशंस और लॉस ऑफ मूड्स, यानी कि वेस्टिंग हो रही है। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति दूसरों से बात करना कम पसंद करते हैं और वो अपनी ही इमेजिनेशंस में चले जाते हैं और अच्छे पोएट भी बन सकते हैं, एक जो इसका पॉजिटिव पहलू है यहाँ के चंद्रमा का। तो वो अपनी जो फीलिंग है, अपने जो इमोशंस हैं वो पोइट्री के ज़रिए निकाल सकते हैं। तो अच्छे शायर जो होते हैं, अच्छे कवि जो होते हैं, वो 12th हाउस के चंद्रमा के अंदर वो खूबी और वो काबिलियत होती है। अगर यहाँ पर मंगल आ जाए तो मंगल यहाँ पर बड़ी ही एग्रेसिवली ढंग से खर्चा करता है। मतलब वो बात बात पे पैसा निकालेगा, बात बात पे चीज़ों को मतलब खर्चा कर देना। आप खर्चा सिर्फ पैसों से ही नहीं होता, खर्चा बेसिकली गुस्से में आ जाता है। व्यक्ति एग्रेसिवली आएगा तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को हानि पहुंचा सकता है। हानि का हाउस है तो वो हानि भी पहुंचा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को बड़ी जल्दी गुस्सा आएगा और वो बहुत ही जल्दी कोई भी फाइटिंग, मेंटली फाइटिंग ना करके फिज़िकली फाइटिंग करेंगे तो दूसरे को नुकसान इसमें ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, खर्चों के मामले में भी वो सिर्फ कि उसने ज़्यादा करा है तो मैं भी ज़्यादा करूँगा। ठीक है। अगर यहाँ पर मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में है तो आप ये मान के चलिए, अगर मंगल की स्थिति और भी अच्छी है, अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर मंगल जो है वो बड़ा ही शांत रहेगा और बहुत ही ढंग से, अच्छे ढंग से भी कार्य करने में सक्षम रहेगा। यहाँ पर अगर बुध हो जाएगा, देखिए बुध ये 12 नंबर की राशि है यहाँ पर कालपुरुष के अनुसार, मीन राशि। तो यहाँ पर बुध नीच का हो जाता है। बुध नीच का होने के मतलब यहाँ पर स्पेंडिंग के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ओवर कैलकुलेटिव या कैलकुलेशन होना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है कभी कभी। तो ओवर कैलकुलेटिंग हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगी यहाँ पर। कैलकुलेटिव मान लो कहीं पर उसको खर्चा करना है तो वो उस टाइम खर्चा एकदम से होता है, कोई भी लॉस अचानक होता है, उसमें आपकी जो कैलकुलेशन है वो काम नहीं करती। तो यहाँ पर मैं ऐसे व्यक्तियों को यही सलाह दूंगा कि कोई भी अगर वो काम करते हैं तो, क्योंकि वो कंफ्यूज बहुत रहते हैं, कंफ्यूज रहने की वजह से ही इनको ये प्रॉब्लम होती है। तो बुध अपना जो कारकत्व है वो यहाँ पर आकर खो देता है। तो यहाँ पर अगर बुध होगा तो ऐसे व्यक्तियों को डिसीज़न कभी भी लें तो खुद ना लें, उनको किसी एक अच्छे पार्टनर की, अच्छे दोस्त की, अच्छे मित्र की, अच्छे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिससे वो सलाह ले सके। दूसरों को सलाह भी ना दे, क्योंकि दूसरों को अगर वो सलाह देंगे तो दूसरों के काम को भी बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जुपिटर है तो जुपिटर जो व्यक्ति हैं तो उनके जो खर्चे हैं, उनके जो लॉसेस हैं यहाँ पर,
तो वो सारे के सारे खर्चे या तो सोसाइटी या सोशल में चले जाते हैं, सोशल वर्क के ऊपर चले जाते हैं, सोसाइटी के ऊपर चले जाते हैं, फैमिली के ऊपर चले जाते हैं। उनके पास जो लायबिलिटीज़ हैं पेरेंट्स की और ब्रदर्स की और सिस्टर्स की, वो हमेशा से रहती है। मतलब वो लायबिलिटीज़ उठाने वाले व्यक्ति होते हैं दूसरों की। तो जब तक मतलब बेसिकली उनका जो जन्म है वो ही इस लाइफ के अंदर वो अपने जो पास्ट पेंडिंग कर्मास हैं उनको पूरा करने के लिए हुआ है। जिनके भी उन्होंने यूँ कह लीजिए, जिनके भी उन्होंने खर्चे उठाने हैं या जिनको भी उधारियाँ देनी हैं पिछले जन्म की, वो सारी की सारी यहाँ पर पूरी करके वो जाएंगे। और यहाँ पर वो अपने मतलब इसी जन्म में अपने जितने भी कर्म हैं वो पूरे करके ही यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रगल जुपिटर होने के कारण ज़्यादा देता है। ऐसे व्यक्ति बहुतों को पालने वाले होते हैं और बेसिकली एक बहुत ज़्यादा उनके अंदर खुद ही इनर क्योंकि स्पिरिचुअल बिलीफ का है और जुपिटर भी स्पिरिचुअल है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे कि पलंग पर ही, क्योंकि बेड है तो पलंग पर ही कोई भी पाठ करेंगे तो अपने पलंग पे ही करेंगे वो पाठ भी, हालांकि आसन बिछाकर चटाई पर बैठ के करना होता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि अपने पलंग पर ही वो पाठ करने लग जाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने पलंग पे पढ़ लेंगे, तो अपने बेड पे पढ़ लेंगे। तो वो सब चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर उनको अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पर अगर वीनस है तो वीनस के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्लेजरफुली जगह है, क्योंकि यहाँ पर लॉस हानि का है। तो यहाँ पर सोचना ही नहीं है, जिसके पास जितना जो लॉस करेगा, अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उसके पास उतना ही पैसा है। तो यहाँ पर क्योंकि प्लेजर पे जो वीनस है वो प्लेजर पे सोच रहा होता है खर्चा करने की, तो यहाँ पर वो स्पेंड करता है, बहुत अधिक से अधिक स्पेंड करेगा और वो खुद भी स्पेंड करेगा प्लेजर के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर उच्च का जो वीनस जो होता है वो उच्च का हो जाता है, तो वीनस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। लेकिन जिसके वीनस 12th हाउस में होता है, उनकी जो वाइफ या उनके जो हस्बैंड हैं, वो उनकी जितनी भी बलाएं होती हैं वो अपने सर पे ले लेते हैं। ऐसे कि जो स्पाउस को कामधेनु गाय की तरह कहा जाता है, मतलब उन पर आने वाली बलायों को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर यहाँ पर किसी का शनि है तो शनि यहाँ पर कारक भाव नाशाय का सिद्धांत लगेगा, तो वो कंजूस हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रिक्टली खर्चे करेगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए वो सूर्य के साथ बैठ गया या कोई भी ऐसे पाप ग्रह या दुश्मन ग्रहों के साथ बैठ गया, तो वो इम्प्रिजनमेंट भी यहाँ पर शनि दे देता है। हालांकि यहाँ पर शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर शनि यहाँ पर पाप प्रभाव में है तो ही शनि यहाँ पर बुरा फल देगा, अदरवाइज़ वो कंजूस बना देगा, खर्चे कम करेगा, क्योंकि कारक भावनाशय का सिद्धांत यहाँ पर उसको लगेगा। राहु यहाँ पर पैसा बहुत खर्चा करेगा, हाथी के समान खर्चे कर देता है। तो जो भी खर्चे करें वो सोच समझ के करें। जहाँ भी पैसा लगा रहे हैं, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के इन लोगों को करनी चाहिए। और सबसे बढ़िया उपाय ये है कि क्योंकि नारियल जो होता है वो राहु होता है, और यहाँ पर राहु मंदिर में जाकर अगर आपने नारियल फोड़ा तो वो आपको दिक्कत देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जिसके 12th हाउस के अंदर राहु हो, उसको मंदिर में नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। केतु यहाँ पर उसको यही नहीं पता कि उसको नुकसान किस चीज़ का हो रहा है। जब किसी व्यक्ति को यही चीज़ नहीं पता होती कि नुकसान किस चीज़ का हो रहा है, और वो अपनी इनरली बिलीफ रखता है, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि केतु प्लैनेट ही एक ऐसा है जो आइसोलेट रहता है और उसको ये जगह बहुत ही सुकून और अच्छी लगती है। क्योंकि बाकी जगहों तो आप देखेंगे कि बाकी जगह तो यहाँ पर उसको सभी लोग दिख रहे हैं और सभी से वो लगाव महसूस कर रहा है, सभी से वो डिटैच्ड होने की कोशिश कर रहा है, और ये हाउस ऑफ आइसोलेशन ही बोला जा रहा है। तो यहाँ पर केतु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। स्पिरिचुअली बहुत अच्छा
एनलाइटमेंट देता है और बहुत अच्छा यहाँ पर स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो केतु यहाँ पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट इंसान को देता है। तो ये मेरे 12th हाउस की चर्चा थी। आशा करता हूँ आप सभी को मेरे इस 12th हाउस के विषय में भी अच्छा लगा होगा। आप लोगों का काफ़ी रिस्पॉन्स मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर मिल रहा है। यूट्यूब पर भी मेरे वीडियोस को आप देखिए, उसमें भी मेरा, क्योंकि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी मैंने अपना जो चैनल है पंचतत्व ज्योतिष के नाम से लगाया हुआ है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा मुझको सपोर्ट कीजिए। फेसबुक पे आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है और आशा करता हूँ ऐसा सपोर्ट हमेशा बना रहे। यहाँ पर हमारे 12th हाउस से रिलेटेड सीरीज़ एंड हो चुकी है। यदि आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें कि नेक्स्ट मैं किस विषय पर वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। नहीं तो मैं नेक्स्ट कोई भी एक अच्छा विषय एस्ट्रोलॉजी से उसको शुरू करूँगा, या तो नक्षत्रों से रिलेटेड या फिर मैं राशियों से रिलेटेड वीडियो की शुरुआत करूँगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरे को कौन सा विषय लेना चाहिए, और मेरे YouTube चैनल को और मेरे Facebook चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।